पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड, अगला पॉइंट लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अगला पॉइंट, इट हैज सेम यूनिट एंड डायमेंशन, इट हैज सेम यूनिट एंड डायमेंशन एज all type of energy and work, it has same unit and dimension as all type of energy and work। अगला पॉइंट, potential energy is the negative of work done by conservative force, potential energy is the negative of work done by conservative force, negative of work done by conservative force। नीचे ऐसा लिख देंगे, डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। डेल्टा यू का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगला पॉइंट, it is impossible to calculate exact potential energy, it is impossible to calculate, it is impossible to calculate exact potential energy, we only calculate the difference of potential energy, we only calculate difference of potential energy by taking zero value for reference, zero value for reference। इतनी बातें लिख लिए। अब नीचे तीन प्रकार की एनर्जी जरूरत है, लिखेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे कोई स्प्रिंग है, अगर उसे x लेंथ से बढ़ा लिया गया या कम कर लिया गया, दोनों के दोनों केस में, कंप्रेशन या एक्सटेंशन, दोनों के केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फोर्स हो जाता है वो होता है प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बातें लिख डालेंगे। इसके बाद लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दो ऑब्जेक्ट जिसका कि मास m1 और m2 हो, उसके बीच में डिस्टेंस r हो, तो ग्रेविटेशन वाली पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी m1 m2 बाय r। वैसे ज़्यादातर केस में अर्थ के सिचुएशंस में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन वाली जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसे mgh लिखते हैं। अर्थ के केस में जो होता है उसे हम mgh लिखते हैं। तीसरा लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्ज Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस r है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय r, जहाँ K का मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9।
अब सभी बंधु लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ ऐसा कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहते, कंजर्व रहते हैं। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये जो हमने पढ़े थे, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली में यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यहीं से सब कुछ आते हैं, सभी प्रकार के इक्वेशंस। तो ये जो है हमारे काम का इक्वेशंस है, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल काइंड ऑफ फोर्स में सभी प्रकार आ गए, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सभी प्रकार के जितने भी फोर्स होते हैं सब का द्वारा वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। जो इंटरनल फोर्स होते हैं वो किसी भी सिस्टम के अंदर का फोर्स है, तो अंदर में जितने भी फोर्स होते हैं उसकी नेट इफेक्ट हमेशा ही जीरो होती है। मतलब वो एक प्रकार का रैंडम चीज है जिसमें मल्टीपल फोर्स काम करते हैं और सब के डायरेक्शन इस हिसाब से सेट होते हैं कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे, तो वर्क डन जीरो हो जाता है। जैसे कि आप सभी बैठे हुए हैं शांति से, बराबर शांति से बैठे नहीं, थोड़ा थोड़ा जो है वाइब्रेशन हो रहा है, एकदम स्टैच्यू हो जाओ तो नहीं हो रहा है अभी स्टैच्यू। आपको अलग से बोलूं क्या? स्टैच्यू हो गए सब। तो अब आप इमेजिन करो इस सिचुएशंस में कोई भी पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं हो रहा। अगर आइडियली स्टैच्यू हो तो अगर डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं हो रहा है। लेकिन शरीर के अंदर इंटरनल बहुत सारे मैकेनिज्म चल रहे कि नहीं, जो कि बाहर से दिख नहीं रहे। इधर से ब्लड निकल के इधर जा रहा होगा, इधर से निकल के इधर जा रहा होगा, इधर से निकल करके इधर जा रहे होंगे, ऐसे चल रहे होंगे बहुत सारे मैकेनिज्म। तो सब मैकेनिज्म में फिर पार्टिकल एटॉमिक लेवल पे तो डिस्प्लेसमेंट हो ही रही है, तो वो सभी मैकेनिज्म में कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा जो उसको करा रहा है कंटिन्यूसली। तो वो सभी फोर्स इंटरनल फोर्स हो गए, उसके द्वारा जो वर्क डन हो रहा होगा, किसी ने पॉजिटिव वर्क किया तो कोई दूसरा फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा होगा, फिर कोई और फोर्स किसी और डायरेक्शन में कर रहा होगा, उसके अपोजिट में उतना ही अमाउंट का कोई दूसरा कर रहा होगा। तो टोटल इम्पैक्ट जो है वो क्या है? जीरो। इसलिए किसी भी सिस्टम में हम लोग ये वाला कंसेप्ट को नहीं कंसिडर करते, इसे हमेशा ही हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं? जीरो। मतलब वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ इंटरनल फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। एक इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो नहीं होता, लेकिन किसी भी सिस्टम में एक से ज्यादा मल्टीपल इंटरनल फोर्सेस होते हैं, मल्टीपल ऐसे कारण होते हैं जिसके द्वारा टोटल वर्क डन हमेशा ही क्या मिलेगा? जीरो। मतलब हम लोगों को एप्लीकेशंस में इसे करने की जरूरत नहीं, इसे भूल जाएंगे तो चलता है। मतलब अगला लाइन हमारे लिए हो गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते, तभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे मैं लिख लूंगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये नेगेटिव वाले को उस साइड लेके चला जाता तो प्लस हो जाएगा। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हमने ऐसा लिखे तो चेंज इन काइनेटिक का मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, और चेंज इन पोटेंशियल का मतलब यू फाइनल माइनस
यू इनिशियल इक्वल टू हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। अब ये के फाइनल प्लस यू फाइनल को एक साथ लिख देता हूं, फिर उसी तरीके से के इनिशियल और यू इनिशियल को एक साथ लिख देता हूं। काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम होता है उसे कहते हैं मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल वर्क। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसे कौन सा वर्क डन बोलेंगे, मैकेनिकल। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम है तो ये फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस इसे बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। ये मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी हो गया, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। ये दूसरा लाइन हमारे काम का है जो कि बार बार हमको यूज में आएगा किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिचुएशन में। वर्क डन मतलब मैकेनिकल एनर्जी में जो चेंजेस होगा, मैकेनिकल बोले तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखना है, फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखना है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा फाइनल माइनस इनिशियल जो होगा वो इक्वल टू होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। अब इसमें जो स्पेशल केस आएगा कि अगर मान ले, मतलब हमेशा जरूरी नहीं है लेकिन अगर ऐसा हो किसी किसी कंडीशन में, इफ कोई एक्सटर्नल फोर्स ही ना हो तो उसके द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। और जो नॉन कंजर्वेटिव है वो भी ना हो तो उसके द्वारा भी वर्क डन क्या हो जाएगा। अगर ये दोनों जीरो हो जाए देन चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं हुआ, मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया, कांस्टेंट रह गया। यही मतलब हुआ ना, चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस उसकी वैल्यू जीरो। इसका मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब me1 इक्वल टू me2, मतलब जो एनर्जी पहले थी वही एनर्जी बाद में है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें सभी प्रकार की एनर्जी कंजर्व है, इसमें सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। तो मैकेनिकल एनर्जी भी हमेशा कंजर्व रहेंगे और सभी प्रकार की एनर्जी भी हमेशा, ऐसा नहीं है, सभी प्रकार की एनर्जी हमेशा ही कंजर्व रहेंगे, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा। जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन में कंडीशन लगाया जाता है, मतलब उसका जो कंजर्वेशन है वो कंडीशनल है, लेकिन जो टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन है वो कंडीशनल नहीं है। पूरी यूनिवर्स की टोटल एनर्जी ऑलवेज ऑलवेज कांस्टेंट सेम कंजर्व हमेशा ही रहेगा। पर ऐसा नहीं बोल सकते कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स जो है वो कांस्टेंट है, कंजर्व है, नहीं बोल सकते। वो तब बोल सकते हैं जब ये कंडीशंस बताया जाए, प्री कंडीशंस ये दोनों को फुलफिल करेगा तब जा करके मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व नहीं होते, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा ही। तो ज्यादातर केस में ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमको यूज होता है, मतलब क्वेश्चंस में 90% टाइम तो हमको यही यूज हो जाएंगे, ठीक है। और जो बचा हुआ 10% सवाल जो प्रॉब्लमेटिक होगा उसमें ये दोनों यूज हो जाएंगे। मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वर्क पावर एनर्जी उसमें ये दोनों जीरो ही रहता है। कैसे समझेंगे जीरो, ये वाला तो जीरो फट से समझ जाता है कि कोई फोर्स लग, अगर टेंशन या कोई फोर्स ऐसा दिखता है लगते हुए ऑब्जेक्ट पे तो इसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन इसके बारे में पता करना है तो आपको ध्यान रखना है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स भी, ड्रैग फोर्स, ठीक है। ये सब फोर्स अगर अपन को दिखेगा तो ही हम इस पे जाएंगे। अगर इसमें से कोई फोर्स, अभी वर्क पावर एनर्जी में ना ये दिखेगा ना ये दिखेगा ना ये दिखेगा, आपको जो दिखेगा वो ये दिखेगा सिर्फ, मतलब जितने भी आपको सवाल मिलेंगे उसमें फ्रिक्शन ही दिखेगा अगर मिलता है तो आप ये ध्यान रखना कि ये सब अगर नहीं है किसी सिस्टम में तो वहां पर इसके बारे में सोचना ही नहीं है। और अगर ये इसमें से कुछ भी है तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसका वर्क हमेशा ही नेगेटिव होता है। क्यों होता है नेगेटिव, क्योंकि ये सब फोर्स जिधर लगता है डिस्प्लेसमेंट उसके उल्टे डायरेक्शन में होते हैं। ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब का काम है अपोज करना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होंगे उसके अपोजिट में ये फोर्स लगेगा, तो इसका वर्क डन हमेशा ही क्या रहने वाला, नेगेटिव, बराबर। ये एनर्जी को खत्म करने का काम करता है, कंज्यूम करने का काम करता है। तो ये सब आपको जब दिखेगा तो ही इस पे जाना है, नहीं तो जनरली केस में मैकेनिकल एनर्जी क्या करना है, कंजर्व करना। मैं बताऊंगा अभी कैसे कंजर्व करते, 2-4 एग्जांपल करके। लिखो स्टेटमेंट, टोटल एनर्जी
of universe is always conserved. Total energy of universe is always conserved. Is always conserved. It means energy can neither be created nor be destroyed. Neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one form to other form. It can only transfer from one form to other form. From one form to other form. It can only transfer from one form to other form. Transfer from one form to other form. लिख लिया? चलो उसके नीचे यहां से लेकर के यहां तक की बातें लिखी. स्टार्टिंग से यहां तक की बातें लिखना. और उसके बाद अगर आपको ये भी लिखना है तो लिख लेना, बस थोड़ा स्पेस रखना है स्टेटमेंट लिखने के लिए. 3-4 लाइन का स्टेटमेंट लिखने का जगह छोड़ के ये भी लिख लेना साथ में. चलिए स्टेटमेंट लिखो. अंधेरा कायम रहे. In absence of non-conservative and external work, in absence of non-conservative and external work, non-conservative and external work, mechanical energy of system remains constant. Mechanical energy of system remains constant. लिख लिए? अब लाइन लिखो जो दिख नहीं रहा है. हवा आने दो पीछे से. ऐसे विंडो बंद करके रखे हैं सब. वो बंद है. चलो 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं. लिखो क्वेश्चन. From Hazra waterfall, 500 liter water per second. From Hazra waterfall, 500 liter water per second falling from height 200 meter. ज़्यादा हो गया क्या? 100 meter. From height 100 meter. If the 70% of energy, if the 70% of energy converted to electrical form, then find how many 20 watt bulb can glow by the use of energy. mgh होगा पोटेंशियल एनर्जी, उसका 70% हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. पर सेकेंड मतलब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड. तो जितना एनर्जी होगा उतना ही वाट होगा. 100 मीटर हाइट से मान लो m मास गिर रहा है
तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी mgh, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी इसका 70%। तो मास कितना 500 लीटर, 1 लीटर को 1 kg ले लेता हूँ, g की जगह 10, हाइट 100 मीटर, 70/100, 5 × 7 × 10⁴ कितना जूल पर सेकेंड, यही हो गया ना वाट। और तो 1 लीटर इक्वल टू 1 kg मान लेते, 1 ग्राम पर cc तो होता है ना जनरली उसका डेंसिटी, वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब 1 लीटर जो है वो 1 kg के बराबर होगा अप्रॉक्सीमेट। कितना हो गया, तो नंबर ऑफ बल्ब, पावर तो यही हो गया 35 × 10⁴ बाय कितना वाट का है 20 वाट का है, 1 0 कैंसिल हो गया, 1000/2 500, 35 × 500 इतना बल्ब। नेक्स्ट लिख लेंगे पावर, उसे भी पढ़ के खत्म ही कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। पावर, दो प्रकार के पावर होते हैं, एक होता है एवरेज पावर, एक होता है एक्स्ट्रा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर का मतलब टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब dW/dt। तो ज़्यादातर केस में पावर बोलेगा तो यही समझते हैं हम लोग, जब एवरेज पावर बोलेगा तब हम लोग ये समझते हैं वर्क बाय टाइम। तो जो इसकी SI यूनिट होगी, पहले तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी जो SI यूनिट होगी वो होगी जूल पर सेकेंड, जिसी को वाट कहते हैं। CGS यूनिट हो जाएगी अर्ग पर सेकेंड, डायमेंशन हो जाएगा mL2T-3, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस पावर dW/dt, या इसे बोल सकते हैं dW मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय dt, वर्क डन मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो जो पावर हो गया dx/dt मतलब वेलोसिटी, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो पावर का एक फॉर्मूला हो गया फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो F/v cos थीटा हो जाएगा। इसमें भी अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो तो जो पावर कंजम्पशन होगा वो क्या हो जाता है 0, क्योंकि ऐसे केस में वर्क डन होता ही नहीं। और यही चीज़ अप्लाई होता है, अगर आपने कभी पढ़े होंगे तो मैग्नेट में, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कोई वर्क डन नहीं होता। अब इसमें 2-3 चीज़ें लगती हैं यूनिट कन्वर्जन, एक 1 HP 746 वाट, दूसरा 1 यूनिट एनर्जी। 1 यूनिट एनर्जी का मतलब होता है 3.6 10⁶ जूल, इतना 1 यूनिट एनर्जी का मतलब 1 किलोवाट आवर, इसे 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इतनी बातें लिख लें फटाफट। एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है जिसे फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन, और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल
30 डिग्री है। इस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या रहेगा? दूसरा में ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगा रहे 10 न्यूटन का, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड का, इंस्टेंटेनियस पावर क्या रहेगा? तीसरा है, फोर्स लगा रहे 15 न्यूटन, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? हो गया। अब एक थोड़ा सा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के भी कॉन्सेप्ट कभी कभी सवाल में आ जाएंगे, तो वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। वैसे इसको अलग से पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन में अगले वीक में, लेकिन अभी फिलहाल बताता हूँ, कभी कभी सीट में कोई क्वेश्चन फंस ना जाए। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसमें जो यहाँ पर कम से कम, मैं बस डेटा लिख रहा हूँ, प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, सब प्रूफ करके दूंगा सर्कुलर मोशन में। यहाँ जो मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है √5g/r रेडियस। यहाँ जो मिनिमम स्पीड की जरूरत पड़ती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे वो √3g/r। यहाँ जो मिनिमम स्पीड की जरूरत पड़ती है √g/r। और इस जगह में भी जो मिनिमम स्पीड की जरूरत पड़ती है √3g/r की जरूरत पड़ती है। इस जगह जो टेंशन होता है मैक्सिमम होता है 6 mg, इस जगह जो टेंशन होता है 3 mg, इस जगह जो टेंशन होता है वो 0, ये मिनिमम है, और इस जगह जो टेंशन होता है वो 3 mg हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। तो इतनी डेटा लिख दीजिए आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में, जो अभी सवाल वाल बनाएंगे तो जरूरत पड़ेगा। इसमें आ गया 20 × 10 × cos 30 √3/2, 100 √3 वाट। इसमें आएगा 10 × 5 50, इसमें आएगा -15 × 5, इसमें आएगा 0। एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन 37 डिग्री है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास 2 kg है, इसको दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। ये कितने हाइट तक जाएगा, ये हाइट निकालने, या फिर ये कितना डिस्टेंस जाएगा, ये डिस्टेंस निकालने। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो जब चर्चा नहीं किया गया तो क्या मानेंगे, सरफेस को स्मूथ। और देखो ध्यान से, इसके लिए क्या करता हूँ, जिनको पहले से वर्क पावर एनर्जी आता है अच्छे से वो बनाना, जिनको नहीं आता वो ध्यान देना। मैं इसको रेफरेंस लाइन मानता हूँ, और मैंने माना कि ये इस जगह तक पहुँचा, तो ये जब तक जाता रहेगा कि रेस्ट में ना आ जाए। ये हाइट h है, तो मैं यहाँ पर काइनेटिक पोटेंशियल लिखूंगा। रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, दो प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी पर हमेशा गौर करना, एक ग्रेविटेशन वाली, एक स्प्रिंग वाली, और एक और कभी कभी रहेगा तो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक वाली।
मतलब चार्ज दिखेगा तो इसे कंसीडर करेंगे, ज़्यादातर केस में दिखता नहीं इसलिए इसे कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, पर क्वेश्चंस में ये दो जरूर दिखते हैं, ग्रेविटेशन वाली या स्प्रिंग वाली वर्क पावर एनर्जी में। तो यहाँ कहीं स्प्रिंग है क्वेश्चंस में नहीं है, तो ये वाला स्प्रिंग वाला जो एनर्जी है वो क्या आ गया, जीरो। ग्रेविटेशंस वाली चूंकि रेफरेंस है तो रेफरेंस में ग्रेविटेशंस वाले जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे जीरो लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था रेफरेंस का क्या लेते हैं हम लोग, जीरो, तो रेफरेंस का पोटेंशियल एनर्जी मैंने ले लिया जीरो। अब इस जगह की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ मास की वैल्यू 2, वी स्क्वायर बोले तो 10 × 10, 2 और 2 कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया 100 जूल। ये हो गया पहले सिचुएशंस की एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा तो रेस्ट में आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ की क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी तो ग्रेविटेशंस वाली mgh हो जाएगा, तो मास की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10, हाइट मालूम नहीं और स्प्रिंग तो है ही नहीं तो उसका जीरो, तो ये हो गया बाद की एनर्जी। अब कोई नॉन कंजर्वेटिव वर्क है यहाँ पर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पर, कोई एयर रेजिस्टेंस का चर्चा किया गया क्या, कोई फ्रिक्शन है क्या, नहीं है, कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या मानेंगे, कंजर्व। क्या यहाँ पर कोई टेंशन लग रहा है, कोई स्ट्रिंग इसको खींच रहा है, लगातार कोई फोर्स कंटिन्यूस कहीं एक्सटर्नल एजेंट यहाँ लगा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व लगाना है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने का मतलब इसको और इसको इक्वल कर देना है, तो इसको इक्वल करेंगे तो 0 + 0 200 कितना होगा, नीचे में 100, ऊपर में 20h, h की वैल्यू 5 हो गया, 5 मीटर हो गया h। अब हाइट 5 मीटर है तो ये s निकलेगा क्योंकि हाइट इक्वल टू ये s sin थीटा, बराबर ना, sin 37, ये 5 इक्वल टू s sin 37 3/5, तो जो s है वो कितना हो जाएगा 25/3 मीटर। ये हो गया आंसर। जमा क्या बात है। अब इतना टाइम मैंने क्यों लगाया, सवाल तो फट से बन जाता, तो मुझे नहीं आता था इसलिए लगाया। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में सभी लोग प्रॉपरली इक्वेशंस लिख करके बनाना 2-4 सवाल तक, उसके बाद आप कैलकुलेशन जितना फास्ट करना वो कर सकते हैं, या मैं ही बताऊंगा कैसे फास्ट करना है। शुरुआत में कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम देंगे करेंगे। ऐसा एक दूसरा सवाल देता हूं, ये सरफेस रफ है, म्यू की वैल्यू 0.2 है, सेम ऑब्जेक्ट 2 kg का है, सेम वेलोसिटी 10 मीटर/सेकंड दे दिया गया, ये एंगल 37 डिग्री है, तो यही निकालना कि कहां तक जा पाएगा। ये हाइट की वैल्यू कितनी होगी, ये लेंथ की वैल्यू कितनी होगी। इस सवाल को ट्राई करो। शुरुआत में थोड़ा कंसेप्चुअली चलेंगे, 1-2 लाइन ज्यादा लिखना पड़े लिखेंगे। मैकेनिक्स का मेन लेसन ये है, वर्क पावर एनर्जी, ये कभी पीछा नहीं छोड़ता। कोई भी लेसन में जाइए इसका यूज आ जाएगा। फिर से इसे रेफरेंस लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाला 0, स्प्रिंग वाला 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो 100 हो गए। यहाँ की काइनेटिक 0, पोटेंशियल mgh, तो 20h। अब यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ काम करेगा, इधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ। मान लेते कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो L, तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा यहाँ पर कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg cos थीटा होगा ना, म्यू mg cos थीटा इंटू डिस्टेंस L। अब हम सब जानते हैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। तो चेंज इन मैकेनिकल मतलब फाइनल 20h माइनस इनिशियल 100 इक्वल टू, ये वाला टर्म तो 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो यही रहेगा। इसकी वैल्यू लिखेंगे माइनस म्यू की जगह 0.2, m की जगह 2, g की जगह 10 इंटू cos 37 इंटू L,
एल को भी एच के टर्म में लिख सकते हैं? बताओ क्या लिख सकते हैं? एच इक्वल टू एल साइन थीटा, है ना? तो एल को लिख सकते हैं एच बाय साइन 37। डेटा रख देते, 20h माइनस 100 इक्वल टू, यहां से एक जीरो कैंसिल हो गया, माइनस 4 cos 37 की वैल्यू 4/5 और sin 37 की वैल्यू 3/5, तो ये हो गया 10, 37 4/3 इंटू एच, ऐसा। तो उसको इधर लाएंगे, 4 4 जा 16/3h, तो 20h प्लस हो जाएगा 16h/3 इक्वल टू 100, 60 प्लस 16 76h इक्वल टू 300, तो h की वैल्यू 300/76 मीटर, इतना है h आंसर। किसी ने सॉल्व करके लाए थे? बनाइए। अभी प्रॉपरली टाइम का चिंता नहीं करना है, फास्ट में कर दूंगा। अभी आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो कि ये एनर्जी कंजर्वेशन वाले सवाल लगाते कैसे। सभी लास्ट तक, पीछे तक बंद हो, हंसो मत, दांत इतने अच्छे नहीं है। आलिया भट्ट जैसे लग रहे। फोर केजी का ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, म्यू की वैल्यू 0.5 कर दे रहा हूं, एंगल 37 डिग्री ही रहने दे रहा हूं। कहां तक जाएगा ये हाइट कैलकुलेट करना है। हो गया, आंसर आया। देखो यहाँ की काइनेटिक लिखेंगे, हाफ mv², तो 200 हो गए। पोटेंशियल लिखेंगे तो 0, यहाँ की पोटेंशियल mgh, काइनेटिक 0। स्प्रिंग दोनों का चेंज जो होगा वो होगा mgh की वैल्यू 4 × 10 40h माइनस 200 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू 0.5, m की वैल्यू 4, g की वैल्यू 10, ये भी हो जाएगा फिर 10 थीटा जैसे उसमें हुआ इंटू h, 10 थीटा की वैल्यू 1037, 3/4, यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, 40h माइनस 200 इक्वल टू 15h नेगेटिव 35h इक्वल टू 200, h की वैल्यू 200/35। अच्छा कॉट है ना, 4/3, तो माइनस 4 4 जा 16, 5 जा 80/3h, 40h प्लस 80h/3, 200h इक्वल टू 600, तो h की वैल्यू 3 मीटर। बराबर। कितने लोगों को आ गया? बाकी लोगों को आया नहीं, फिर रास्ते में है। बाकी सब लिखो जिनको नहीं आया।
इन द गिवन डायग्राम लिखेंगे, इन द गिवन डायग्राम ऑब्जेक्ट, इन द गिवन डायग्राम स्प्रिंग compressed by 40 centimeter and released, spring compressed by 40 centimeter and released. Then find the distance on rough surface traveled by object before coming to rest. Distance on rough surface traveled by object before coming to rest. Before coming to rest. देखो इसी को रेफरेंस मानते हैं। इस वक्त ऑब्जेक्ट रेस्ट से छूटेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh वाला 0, हाफ, स्प्रिंग वाला रह जाएगा हाफ, k की वैल्यू 1000 इंटू एक्स स्क्वायर, 40 है तो 0.4 इंटू 0.4, तो ये हो जाएंगे 2 0 कैंसिल हो गया 80। यहां से चला, ये जैसे जैसे चला यहाँ के रुक जाएगा, तब तक जाता रहेगा जब तक कि वो रेस्ट में ना आ जाए। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली, जब बॉल यहाँ है तब स्प्रिंग तो उधर छूट गया, यहाँ तो स्प्रिंग है नहीं, तो स्प्रिंग वाला भी, और रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी वाला भी, तो मैकेनिकल एनर्जी बाद में कितना हो गया 0। ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ तो मुझे मालूम नहीं, तो मैंने मान लिया L। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, तो फाइनल 0 माइनस इनिशियल 80 इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू एन, एन बोले तो mg इंटू डिस्टेंस की वैल्यू L, तो माइनस 80 इक्वल टू माइनस म्यू की वैल्यू 0.5 है, कितना है 0.8 है, m की वैल्यू 2 kg, g की वैल्यू 10 इंटू L, यहाँ से ये माइनस कैंसिल हो गया, 80 इक्वल टू 16L, L की जगह पे 5 मीटर आंसर आ गया। एक और बना दे, इसी टाइप का एक और बना दीजिए। 4 kg का तो स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया 0.5 मीटर से, k की वैल्यू है 1000 न्यूटन पर मीटर। यहीं से आगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन .4 है, कहां तक जाएगा यही निकालना। इसके आंसर बताएं कितना बाय, कितने लोगों का है ये डेटा, ठीक है। उस 5 मीटर में तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, नहीं हो, मतलब डिस्टेंस ऑन फ्रिक्स मतलब रफ सरफेस बोला, तो रफ सरफेस का डिस्टेंस ही निकाल, टोटल डिस्टेंस नहीं पूछा है, टोटल पूछता तो ये भी ऐड होते, ये भी ऐड होते। ठीक है, in the given diagram, object start from rest,
It compress the spring. It compress the spring by 20 centimeter. It compress the spring by 20 centimeter and again returns back to 1 meter along the plane. Returns back to 1 meter along the plane. 1 meter along the plane. Find the coefficient of friction and the spring constant. Find the coefficient of friction and the spring constant. Coefficient of friction and the spring constant. डायग्राम बनाए, जरा सोचे. कह रहा बॉल वहां से आया, इसको टकराया, इसको कंप्रेस किया, यहां तक आया, रुक गया, फिर यहां से 1 मीटर आगे तक गया, फिर से रुक गया. तो 20 सेंटीमीटर से कंप्रेस किया, अगेन 1 मीटर तक ऊपर गया. ऑब्जेक्ट यहां से चला था, ऑब्जेक्ट यहां किस में था, ऐसे जाएगा और यहां जाके रुक जाएगा, मतलब फिर से किस में आ जाएगा, रेस्ट में. ये हुआ फर्स्ट पोजीशन, ये हुआ सेकंड पोजीशन, और फिर बॉल यहां से वापस चला, यहां आ गया रेस्ट में, ये हुआ थर्ड पोजीशन. बराबर. यहाँ भी ऑब्जेक्ट किस में, तीनों में से किसी एक को रेफरेंस मानना है. किसको मानूं बताओ. जनरली नीचे वाले को रेफरेंस मानते हैं ताकि नेगेटिव साइन नहीं लिखना पड़े. जो रेफरेंस है उसके ऊपर पॉजिटिव और जो रेफरेंस है उसके नीचे नेगेटिव. तो माइनस साइन के साथ चीजें कम से कम लिखना पड़े, इसीलिए नीचे वाले को रेफरेंस मानते हैं. तो आप बताओ किसको मानेंगे रेफरेंस. इस वाले को मान लेते रेफरेंस. तो इस वाले को अगर रेफरेंस मान लेंगे तो इस जगह जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस में आ गया, रेस्ट में. इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ग्रेविटेशन वाला बताओ, 0, क्योंकि रेफरेंस में ग्रेविटेशन वाला एनर्जी कितना होता है, 0. जब बॉल यहाँ पे है तो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है कि नहीं हुआ, तो स्प्रिंग वाला एनर्जी होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, हाफ के. तो हाफ के मालूम नहीं, एक्स के जगह पे 0.20 सेंटीमीटर बोले तो 0.2 इंटू 0.2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0.02 के बराबर. ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. अब इस वाले केस की बात करते हैं. तो इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या है. तो इस वाले केस में जब बॉल यहाँ है तो स्प्रिंग वहां तक थोड़ी, स्प्रिंग तो इधर ही था, तो स्प्रिंग वाला 0, लेकिन ग्रेविटेशन वाला अब कुछ ना कुछ होगा. कितना होगा तो बताओ. ये कितना दूर है बताओ, 1 मीटर. ये एंगल कितना है, तो ये एंगल भी कितना होगा, तो ये कितना हाइट हो जाएगा, 1 sin 37 होगा कि नहीं होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की हो जाएगी mgh. तो m की वैल्यू कितना kg, 2 kg. g की जगह पे 10, हाइट की जगह 1 sin 37 बोले तो 3/5. तो 3/5 इसे 22. ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12 बराबर. कोई दिक्कत. फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी. जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो स्प्रिंग वाला पोटेंशियल, ग्रेविटेशन वाला बच जाएगा mgh डैश. h डैश बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक का. तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 5 मीटर ना, 4.8 तो यहीं तक है.
और 0.2 और, तो टोटल कितना हो गया 5। ये कितना हो जाएगा बताओ 5 sin 37। m के जगह पे 2 kg, g की जगह 10, 5 sin 37 3/5, तो यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 60। बराबर है, किसी को कोई दिक्कत? ये हुआ। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा या फ्रिक्शन है? यहाँ पर फ्रिक्शन है ना, तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। तो मैं पहला और दूसरा को अप्लाई करता हूँ। पहले बॉल फर्स्ट से चला कहाँ पहुँचा सेकेंड पे, फिर सेकेंड से चला कहाँ पहुँचा थर्ड पे। तो मैं फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करता हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करता हूँ। तो फर्स्ट एंड सेकेंड में चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव लगा देंगे। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, सेकेंड वाला मैकेनिकल एनर्जी कितना बताओ, सेकेंड वाला 0.02 K। पहले वाला मैकेनिकल बताओ, फर्स्ट वाला मैकेनिकल 60 इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव मतलब नेगेटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, म्यू mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है फर्स्ट से सेकंड आने में 5 मीटर का है ना, तो ये वाला टर्म होगा। अब डेटा यहाँ रख देता हूँ, म्यू हमको मालूम नहीं, एम हमको पता है 2 kg, जी का वैल्यू 10, cos 37 की वैल्यू 4/5 इंटू 5, यहाँ से 5 कैंसल हो गया, तो ये हो गया 0.02 K माइनस 60 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, देखो 4 2 जा तो माइनस 80 म्यू, इक्वेशन नंबर 1। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, कुछ नया लगाएगा मैंने, अभी तक जो पिछले 3-4 सवाल में लगा रहा था वही सेम लगाया मैंने, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब मैं यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया, अब मैं सेकेंड और थर्ड करता हूँ, सेकेंड एंड थर्ड करता हूँ। फिर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय क्या लिखूंगा, तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बताओ चेंज इन मैकेनिकल, थर्ड हुआ फाइनल, तो फाइनल मैकेनिकल कितना है बताओ, थर्ड पोजीशन पे 0 + 12 कितना 12 माइनस इनिशियल मैकेनिकल मतलब सेकेंड पोजीशन पे कितना 0.02 K इक्वल टू माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, तो यही होगा म्यू mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वाला टर्म तो सेम है, डिस्प्लेसमेंट की जगह 5 की जगह क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे, तो जगह माइनस म्यू, m की जगह बताओ 2 kg, g की जगह 10, cos 37 4/5 इंटू डिस्प्लेसमेंट 1। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 12 माइनस 0.02 K इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 16 माइनस 16 म्यू, इक्वेशन नंबर 2। बताओ कितने अननोन है हमारे पास, कौन कौन से, K और सॉल्व करेंगे आ जाएगा। अब इसको यहाँ रख देता हूँ, 12 माइनस 0.02 K इक्वल टू माइनस 16 म्यू, ऐड कर दूँ, ऐड कर दूंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस 60 प्लस 48 की माइनस 48, 80 प्लस 16 96 म्यू। तो बताओ म्यू की वैल्यू 48/96 कितना हो जाएगा 1/2.5, ये हो गया म्यू की वैल्यू 0.5। अब किसी में भी रख देंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे इसी से निकालते हैं 12 प्लस 16 म्यू की जगह 0.5 इक्वल टू 0.02 K बराबर है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 12 20 इक्वल टू 0.02 K, तो K की जगह 20/0.02, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 100 आएगा, तो 2000/2 कितना हो जाएगा 1000। ये हो गया K की वैल्यू न्यूटन पर मीटर। जमा क्या बताओ कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ से मत देखो, खुद से बनाओ सवाल, रफ में बनाओ भले ही लगे तो, यहाँ से मत देखो कुछ भी, प्रोसेस समझ गया ना आपको, करो आप।